Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muhammad Junaid Mughal. Today is lecture number 1 of mathematical statistics. About myself, मैंने MSc इलेक्ट्रॉनिक्स और MPhil इलेक्ट्रॉनिक्स कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया था. Then I did my PhD from University of Birmingham, UK. I have been working in Neonics Inc. USA for 2 years. 2003 में मैंने GI के इंस्टीट्यूट टोपी ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर एंड फुल प्रोफेसर बन गया. GI के में टीचिंग की, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी किया. आई वर्कड एज डीन फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, डीन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड डीन स्टूडेंट अफेयर्स. रिसेंटली मैंने कॉमसेट इस्लामाबाद ज्वाइन किया इन 2013 जुलाई में एज प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. जहाँ तक हर PhD से डॉक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका कोई रिसर्च इंटरेस्ट भी होगा, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और फाइबर ऑप्टिक्स में. टीचिंग मैंने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे, PhD लेवल पे की है और काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज भी पढ़ाए हैं जो कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं. अब आते हैं हम कोर्स के बारे में. हमारा जो कोर्स है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, डाटा के बारे में बात करेंगे, फिर उस डाटा को कैसे एनालाइज करना है हमने कुछ उसके बारे में बात होगी. फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हम डेली लाइफ में भी बात करते हैं, जैसे आज बादल आए हुए हैं, क्या आज बारिश होगी, तो आपका दोस्त कहेगा कि हाँ लगता है 50% चांस है बारिश होगी, तो आप प्रोबेबल्स की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें कि आज प्रोबेबिलिटी है कि बारिश हो जाएगी. इसी तरह अगर आप कोई गेम देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, तो आप बात करते हैं चांस है आज पाकिस्तान जीत जाएगा, 60% चांस है, तो ये सारे प्रोबेबिलिटीज़ हैं आप बात करते हैं. मगर हम प्रोबेबिलिटी का ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में. फिर इसके लॉज जो हैं प्रोबेबिलिटी को जो गवर्न करते हैं उन पे बात करेंगे. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे. फिर आपने वेरिएबल्स जानते हैं, आप सबने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स. इसी तरह कुछ वेरिएबल्स रैंडम वेरिएबल्स होते हैं जिनका आंसर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटपुट होती है. अब रैंडम एक्सपेरिमेंट जब मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, आपसे मैं अगर ये कहूँ कि जब हम एक कॉइन, एक सिक्के को टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो कभी हेड आ जाता है, कभी टेल आ जाता है, यानी कभी तस्वीर वाली साइड आ जाती है, कभी नंबर वाली साइड आ जाती है. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड आएगा या टेल आएगा? अगर मैं उसे 100 दफ़ा उछालूं तो मोस्ट लाइकली 50 टाइम्स हेड आ जाएगा, 50 टाइम्स टेल आ जाएगा. लाख दफ़ा उछालूं तो 50,000 दफ़ा हेड आ जाएगा, 50,000 दफ़ा टेल आ जाएगा. अब अगर जो आउटपुट है इस एक्सपेरिमेंट की, जो कि हेड और टेल है, उसको अगर मैं x कह दूं कि वो x है, वेरिएबल है, जो अलजेब्रा में हम x यूज़ करते थे, तो x की वैल्यू कभी हेड हो सकती है, कभी टेल हो सकती है. तो हम इस x को रैंडम वेरिएबल कह सकते हैं. अब क्योंकि जो कॉइन टॉस करने वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें सिर्फ 2 आउटपुट्स थी, हेड और टेल, तो हम इसको कह सकते हैं ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. ये सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकता है. हेड को मैं 1 कह सकता हूँ, टेल को मैं 0 कह सकता हूँ, तो 1 और 0 में इसकी वैल्यूज रहेंगी. मगर अगर देखा जाए तो और भी रैंडम वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स. जैसे कि अगर ये पूछा जाए कि इस्लामाबाद में
29 दिसंबर को दिन के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा, तो वो टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 15.1 सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 15.2 भी हो सकता है। 15.1 अगर हमारा थर्मोमीटर बहुत अच्छा है तो वो डेसिमल प्लेसेस के बाद और भी नंबर्स आ सकते हैं। तो इस केस में अगर मैं टेम्परेचर को रैंडम वेरिएबल लूं तो इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज कॉन्टिन्यूस हो सकती हैं, जैसे कि एक रियल लाइन पे नंबर्स होते हैं। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स को हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं। फिर ये है कि रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो कैसे क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, किस तरह का बिहेव करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दिसंबर के महीने में सर्दियों का मौसम है इस्लामाबाद का, तो टेम्परेचर जो है वो तकरीबन बहुत मुश्किल है कि वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। हो भी सकता है मगर मोस्ट अनलाइकली इवेंट है। और इसी तरह -20 डिग्री होना इस्लामाबाद में आज तक हुआ नहीं, तो वो भी बहुत इम्पॉसिबल सी चीज है। मगर 7-8 डिग्री से लेके 17-18 डिग्री के दरमियान में टेम्परेचर रहता है। तो अगर इसको सोचा जाए तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 7-8-10 डिग्री तक रहे, मगर 50 डिग्री जाने के चांसेस बहुत कम हैं। इसी तरह -20 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के चांसेस भी बहुत कम हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी को अगर हम प्लॉट करें तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ेंगे, ये काफ़ी आगे की बातें, हम स्लोली जाएंगे और इनको भी देखेंगे। इसी तरह और भी चीज़ें अबाउट रैंडम वेरिएबल्स पढ़ेंगे हम। फिर डेंसिटी फंक्शंस देखेंगे सारे, जो ज़्यादा मशहूर या ज़्यादा रैंडम एक्सपेरिमेंट्स जिन डेंसिटी फंक्शंस को फॉलो करते हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे इस कोर्स में। अगर देखा जाए तो व्हाट आर द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स? एट द एंड ऑफ दिस कोर्स you should be able to understand and implement the technique of statics by using mathematical approach. अगर नाम पे आप दोबारा जाएं तो हमारा कोर्स क्या था? मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो हम स्टैटिस्टिक्स को मैथमेटिकली ट्रीट करेंगे और फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उस पे हम ये मैथमेटिक्स और ये स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं और अपनी मर्जी के रिजल्ट्स जो देखना चाहते हैं हम वो देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव जी। अब जरा देखें कि हम स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ना चाहते हैं। बेसिकली हम एनालिसिस ऑफ डाटा करना चाहते हैं, एक डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं, और ये साइंस में भी हमें चाहिए, इंजीनियरिंग में भी चाहिए, और फॉर गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें चाहिए होता है। साइंस में देखें, एक एग्जांपल है कि सोलर सेल आप सबने देखा हुआ है, कैलकुलेटर्स पे भी होता है, छतों पे भी आप लोगों ने लगाने शुरू कर दिए सोलर पैनल्स। जब एक सोलर सेल के ऊपर लाइट पड़ती है तो उसमें से एक पोटेंशियल डेवलप होता है और कुछ करंट हमें मिल सकती है। अब करंट जो है वो डिपेंड करती है कि उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलियंस बिलियंस में होते हैं, मगर वो नंबर हर दफा सेम नहीं आता। तो अगर एस्टिमेटिंग द एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स generated from a solar cell when a known intensity of light falls on it, तो हम इसमें भी डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। अगर हम सोशल साइंसेस में देखें तो लेट्स से एक कंपनी है, उसके पास कुछ काम ऐसा आ गया है जिसमें मैथमेटिशियन की जरूरत है, और उन्होंने अभी तक कभी मैथमेटिशियन अपनी कंपनी में हायर नहीं किया। तो सबसे पहले क्या है, अगर अखबार में इश्तिहार देना है कि हम एक मैथमेटिशियन को हायर कर लें जिसने एमएससी मैथमेटिक्स की हो, तो उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि वो कितनी सैलरी लेता है। एक मैथमेटिशियन इन इस्लामाबाद सिटी कितनी सैलरी उसको चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, उन्हें
वो मुख्तलिफ कंपनीज में उनको एक डाटा चाहिए कि वो एक मैथमेटिशियन को, एमएससी मैथमेटिशियन को कितनी सैलरी देते हैं। अगर वो लोग अपने अखबारी इश्तिहार में उतनी सैलरी मेंशन करेंगे तो उनको एप्लीकेशंस आ जाएंगी। तो आप देखें, डाटा को एनालाइज करना सोशल साइंसेज में ज़रूरत है, मैनेजमेंट में भी ज़रूरत है। अब इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आते हैं हम। अगर एक कार कंपनी है, वो एक मुल्क में गाड़ियों की उसने फैक्ट्री लगाई हुई है, अगर मुल्क समहाउ बहुत गरीब हो जाता है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनको अंदाज़ा है कि हम अगले साल हमारी गाड़ियाँ कम बिकेंगी, तो उस हिसाब से वो अपना रॉ मटेरियल भी कम खरीदेंगे, बंदे भी कम हायर करेंगे। मगर अगर उनको एग्जैक्टली कुछ नंबर्स मिल जाएं कि अगले साल हमें फ्रॉम सच एंड सच मॉडल की 10,000 गाड़ियां बिकेंगी, तो वो अपनी फैक्ट्री में उसके लिए स्पेस बना सकते हैं, उसी हिसाब से रॉ मटेरियल भी खरीदेंगे, उसी हिसाब से अपने टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स भी हायर करेंगे। इसी तरह अगर देखा जाए, एक कंपनी है बल्ब बनाती है, अब हर बल्ब को चेक करना बनने के बाद कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा, तो ये तो काफ़ी महंगा काम हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो रैंडमली कुछ बल्ब उठाते हैं, उनको चेक करते हैं। लेट से उन्होंने 1 लाख बल्ब बनाए, उसमें से 100, 150, 200 बल्ब्स को उन्होंने चेक किया। अगर उसमें से अगर 100 चेक किए और 10 या 5 खराब निकले, लेट से 5 उसमें से फ्यूज बल्ब निकले, तो इसका मतलब है कि 1000 में से 50 फ्यूज होंगे, इसी तरह लाख में से इतने फ्यूज होंगे। तो अब वो जो सप्लायर्स हैं जिनको वो अपने बल्ब्स भेज रहे हैं, तो उनको वो उतने एक्स्ट्रा बल्ब्स भेज सकते हैं, सच दैट कि उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो उनसे नाराज ना हो। तो हम एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग में भी हम डाटा एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे या गवर्नेंस पे। अगर गवर्नमेंट को ये पता हो कि हमारी करंट पॉपुलेशन ये है और अगले 7 साल में अगर हमें ग्रोथ रेट का भी पता हो, तो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन हमारी 2020 में इतनी होगी, और उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करें कि जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो कितने होंगे, तो हमें पता है कि सच एंड सच डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में हमें कितने स्कूल चाहिए होंगे। तो ये होता है गवर्नमेंट के लिए प्लानिंग करने के लिए सर्वेस और डाटा एनालिसिस इसलिए जरूरी होते हैं। अब एक बड़ी टिपिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो कि आप डेली की रूटीन में देखते हैं और आप अक्सर उस पर नाराज भी होते हैं कि आप अपनी गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आप एक इशारे पे पहुंचे, लंबी लाइन लगी हुई है, सिग्नल रेड है, और वो जब ग्रीन होता है थोड़ी देर के लिए तो हार्डली 5-10 गाड़ियां गुजरती हैं, फिर रेड हो जाता है, और पीछे जो लाइन है, क्यू है, वो लंबी से लंबी हो रही है, और आप कह रहे होते हैं कि भाई अगर ये थोड़ी देर ज़्यादा खुलता और दूसरी तरफ तो मैं भी निकल जाता, या ज़्यादा गाड़ियां निकल जा रही हैं, और दूसरी तरफ जिस तरफ ग्रीन है वहां से तो गाड़ियां आ भी नहीं रही, फिर भी वो सिग्नल काफ़ी ज़्यादा देर ग्रीन है। इसमें क्या फ्लॉ है इस पूरी प्रॉब्लम में? फ्लॉ ये है कि किसी ने उन गाड़ियों का नंबर ऑफ कार्स और दैट ट्रैफिक इंटरसेक्शन किसी ने एस्टिमेट ही नहीं किया। अगर वो दिन में हर घंटे सुबह 7 से 8 के दरमियान देखें कि वहां पे कितनी गाड़ियां आती हैं ऑन द एवरेज, 8 से 9 देखें। इसी तरह शाम का जो रश आवर टाइम है 5 से 6, 4 से 5, इसमें भी चेक करें। फिर उस हिसाब से किस डायरेक्शन से कितनी गाड़ियां आ रही हैं और कितनी गाड़ियों ने किस डायरेक्शन में जाना है, अगर ये सारा कुछ कैलकुलेट हो जाए और हमें अंदाजा हो जाए, क्योंकि वो हर रोज डिफरेंट भी हो सकता है थोड़ा बहुत, मगर एटलीस्ट हम उस हिसाब से अपनी ट्रैफिक लाइट की टाइमिंग जो है, रेड और ग्रीन लाइट की टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो गवर्नेंस में
ट्रैफिक लाइट टाइमिंग एडजस्टमेंट के लिए भी हम डाटा पहले कलेक्ट भी कर सकते हैं, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी है कि डेली के बेसिस पे वैसी ही ट्रैफिक होगी, हम उस हिसाब से उसको ट्रैफिक लाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये सारी बातें करने के बाद आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि स्टैटिक्स जो है, डाटा एनालिसिस विच इज स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी प्रोबेबल्स जो हमने पहले बात की, ये हमारे लिए साइंस में भी, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग में भी और गवर्नेंस में भी काफी जरूरी है। जो बुक हम इसमें फॉलो करेंगे वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपोल। इसमें रेफरेंस बुक्स भी कुछ मैंने लिख दी हैं। एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय अर्विन क्रिजिक, ये काफ़ी बड़ी बुक है, मगर इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो कि स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी पे हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड मैथमेटिकल स्टैटिक्स बाय मार्क फिश, ये भी हम यूज़ करेंगे। और शाम्स इजी आउटलाइन फॉर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, सिंपल है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और ये सारी बुक्स जो हैं वो डाउनलोडेबल भी हैं। Now, what is statistics? विकिपीडिया की वेबसाइट से जो डेफिनेशन है वो है statistics is the study of the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data. अब ये जितने टर्म्स इसमें यूज हुई हैं मैं इनको बारी बारी अपने पुरानी एग्जांपल के साथ रिलेट करता हूँ। जो पहली एग्जांपल दी थी ट्रैफिक लाइट वाली, तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा। हमें क्या चाहिए, हम एक इंटरसेक्शन, ट्रैफिक इंटरसेक्शन को आइडेंटिफाई करें, वहां पे किसी को खड़ा करें, हर आने वाली सड़क पे एक शख्स खड़ा हो, उसके पास एक काउंटर हो और वो टाइम के साथ काउंट करे कि जी 8 सुबह 8 बजे से लेके 8:15 तक इस ट्रैफिक लाइट पे इतनी गाड़ियां आई, फिर 8:15 से 8:30 इतनी आई। अगर ये सारा डाटा हमें मिल जाए, फिर हम इस डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि लेफ्ट से कितनी आ रही हैं, राइट से कितनी आ रही हैं गाड़ियां, फिर वो ऑर्गेनाइज हो गया। फिर हम उसको एनालिसिस करेंगे कि किस वक्त किस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है, किस तरफ से आ रही है। फिर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, व्हाट डू वी नीड टू डू विद इट, और फिर हम उस डाटा को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। और ये प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन, ये अगर आप देखें तो स्कूल वाली जो एग्जांपल थी कि गवर्नमेंट को कितने स्कूल चाहिए, उसमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लाजमी नहीं है कि हर प्रॉब्लम में ये सारी चीज़ें ही मौजूद हों, मगर मोस्टली ये कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ये जनरली कवर करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। नेक्स्ट, it deals with all aspects of data including the planning of data collection in terms of the design and surveys and experiments. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। क्या हमें ट्रैफिक इंटरसेक्शन वाले एग्जांपल पे वापस जाते हैं कि उसमें क्या करना था कि हमें कुछ लोग चाहिए थे जो कि काउंटिंग करें। ये काउंटिंग इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है, मगर हम बड़ा सिंपल रखते हैं इसको कि हमने कुछ लोगों को हायर किया जो वहाँ पे खड़े हैं और काउंटर्स हैं उनके पास, काउंट कर रहे हैं और फिर नोट करते रहते हैं, हर 15 मिनट के गैप से नोट करते हैं। ये है डिजाइन ऑफ सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट वाली चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब क्या होता है, देयर इज अनसर्टेनिटी इज प्रेजेंट इन डाटा। ये डाटा जो हमने काउंट किया उसमें एरर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिटी का हम पॉपुलेशन सर्वे करें तो जो नंबर फाइनली आता है, लेट्स से वो फाइनल नंबर आता है जी, इस सिटी में टोटल बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरतें, मर्द मिला के 2 लाख बनते हैं। हमने जो काउंट किया, हमने कितने दिनों में काउंट किया, एक सिटी को काउंट करने में हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा। घर घर जाके हम उनसे पूछेंगे। उस डाटा में डेफिनेटली कोई ना कोई अनसर्टेनिटी, हम ये नहीं कह सकते कि डेफिनेटली 2 लाख है। वो 2 लाख 5,000 भी हो सकते हैं,
1,95,000 भी हो सकते हैं। कुछ लोग चले गए, जिन दिनों में आप सर्वे कर रहे थे वहाँ पे थे, फिर उन्होंने सिटी चेंज कर ली, या कुछ लोग और आ गए, कुछ लोग का आप डाटा ले नहीं सके, जितनी दफ़ा घर गए वो घर पे नहीं थे, वो छुट्टियों पे गए हुए थे 1 महीने की, आप उनसे डाटा नहीं ले सके। तो हर वक्त डाटा में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। फिर वेरिएशन भी होती है कि टाइम से भी वेरिएशन हो सकती है। जैसे हमने एग्जांपल दी थी कार्स वाली, एट ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जो चौक होता है, ट्रैफिक वाला चौक, तो वहाँ पे डाटा में वेरिएशन हो सकती है, टाइम वाइज वेरिएशन हो सकती है, डेज वाइज हो सकती है। अब सैटरडे को शाम को 5 बजे वहाँ पे ट्रैफिक हो सकता है कम, वो संडे को बिल्कुल ट्रेंड जो है मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन और संडे वाले दिन में सेम टाइम पे ट्रेंड कंप्लीटली डिफरेंट हो। देयर इज कैन बी अ वेरिएशन इन द डाटा। अब ये डाटा जो है हम इससे कुछ नताइज अखज़ करते हैं, इन्फेरेंसेस करते हैं, और इस डाटा को हम यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी, जैसे हमने ट्रैफिक लाइट वाले एग्जांपल में कहा। अब स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या है? डाटा आर वैल्यूज ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स बिलोंगिंग टू अ सेट ऑफ आइटम्स। विकिपीडिया की डेफिनेशन है ये। तो डाटा के वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। डाटा कलेक्शन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आप जैसे मैंने बल्ब्स वाले एग्जांपल दी थी, आपने 1,00,000 बल्ब बनाते हैं आप 1 महीने में, आप सिर्फ 1000 को चेक करते हैं या 500 को चेक करते हैं कि उनका क्या ट्रेंड है, कितने उसमें से फ्यूज प्रोड्यूस होते हैं और कितने सही बल्ब प्रोड्यूस होते हैं। तो ये डाटा जो कलेक्टेड है इज नोन एज रॉ डाटा। एक्सपेरिमेंटल डाटा में आप कह सकते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, हाउ मेनी पीपल नीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू गो टू सिटीज फ्रॉम विलेज एंड हाउ ऑफ्टन दे नीड टू गो। एक गांव है, दूर दराज का कोई गांव है, वहां पे कुछ लोग रहते हैं, कुछ घर हैं, 50-100 घर हैं, वो काश्तकारी करते हैं या जो भी काम करते हैं, उनको अपनी नीड्स, जरूरियात पूरी करने के लिए कभी ना कभी सिटी जाना होता है। अब अगर वहां पे गवर्नमेंट एक ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करना चाहती है या ट्रेन सर्विस शुरू करना चाह रही है, तो उनको पता होना चाहिए कि हमें कैपेसिटी क्या है, कितने लोगों ने ट्रैवल करना होता है। तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे हम एक डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। हो सकता है किसान को महीने में 2 दफ़ा शहर जाना हो, अपने ग्रॉसरीज, अपने घर के लिए तेल, चीज़ें खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए शहर जाना पड़े। तो हम वो डाटा पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड इशू टू बी एड्रेस्ड, कि हम एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट से अखज़ क्या करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं देखना चाह रहे इसी एक्सपेरिमेंट में कि लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, मगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि उनको कितनी दफ़ा ऑन द एवरेज शहर को जाना होता है, कितनी दफ़ा उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम उसी किस्म का डाटा भी कलेक्ट करेंगे। फिर हम किस पॉपुलेशन को ये देखना चाह रहे हैं, किस सिटी को देखना चाह रहे हैं, हम उसको देखेंगे। फिर उस डाटा का सैंपल क्या उठाना है, हमने पूरी सिटी को उठाना है, या अगर 1000 घर हैं तो सिर्फ हम 100 घरों से ले लेंगे डाटा, तो वो इनफ होगा। रैंडमली हम मुख्तलिफ घरों से पूछ लेंगे और हम उससे अखज़ करेंगे कि 1000 घर भी वैसे ही बिहेव कर रहे होंगे। तो दिस इज हाउ वी डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट। फिर हम उस डाटा को कलेक्ट करके एनालिसिस करते हैं उसका, और फिर हम उससे कुछ नताइज अखज़ करते हैं, विच इज नोन एज अ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस। अब डाटा को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकली। एक क्लास है 10 स्टूडेंट्स की, एमएससी मैथमेटिक्स की क्लास है, उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। हम उनकी एज पूछते हैं
तो वो 10 स्टूडेंट्स की जो एज मेरे पास है, लेट्स से एक स्टूडेंट नंबर 1 जो भी हैं उनकी एज 20 साल है, दूसरा 21 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल, इस तरह हमने सबकी एज लिख ली। हम इनको एज अ नंबर लिख सकते हैं और साथ लिख सकते हैं दिस इज एज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो नंबर डाटा को हम यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस डाटा को हम, ये रॉ डाटा था, हम इसको ग्रुप डाटा में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे? अगर इसी एग्जांपल को देखा जाए गौर से, तो इसमें क्या था, 20 साल का भी कुछ स्टूडेंट थे, 21 साल के भी थे, 19 साल के भी थे, 23 साल के भी थे। तो हमने एक टेबल बना लिया जिसके लेफ्ट कॉलम पे, यहां पे अगर आप देखें, तो एज है, हमने देखा कि 19 साल के हमारे पास इस डाटा में 2 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने यहां पे 2 लिख लिया। इसी तरह 20 साल के देखे हमने, तो वो अगर देखें आप 20, 2, 3 स्टूडेंट हैं जो 20 साल के, तो ये 20 साल हो गया और यहां पे हमने 3 लिख लिया। अब हमने इस डाटा को ग्रुप कर लिया और यहां पे फर्स्ट कॉलम में सारी एजेस आ गई जो हमारे पास मौजूद थी, और राइट हैंड साइड पे अगर देखें कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दोबारा से 10 स्टूडेंट्स बन गए। तो इसमें भी सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे उस डाटा में थी वो यहाँ पे मौजूद है, मगर इस केस में जो डाटा है वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। अब ये डाटा जो था वो न्यूमेरिकली भी रिप्रेजेंट हमने पहले भी नंबर्स में किया था। अब डाटा को टेबल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के नाम भी लिख लिए और वो उनके साथ एजेस भी लिख ली। तो हम डाटा को इस तरह टेबल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, डाटा रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली we can represent data as curves or graphs. Here we take an example. हमारे पास एक लाइब्रेरी में हम एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अबाउट 60 स्टूडेंट्स को हम भेजते हैं, इस स्टूडेंट्स को भेजते हैं हम कि वो जाके लाइब्रेरी से एक पर्टिकुलर बुक ढूंढ के लाएं। तो उसमें क्या प्रोसेस होगा कि वो पहले जाएंगे कैटलॉग में से उस बुक का नाम ढूंढेंगे, उसकी लोकेशन ढूंढेंगे, फिर जाके उस सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी में जाएंगे, फिर उस अलमारी में से वो बुक ढूंढेंगे। तो ये हमने बहुत से स्टूडेंट्स को ये टास्क देते हैं लेट से। तो होता क्या है कि टाइम अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो इट इज टाइम इन मिनट्स। तो 5 मिनट के अंदर अंदर तकरीबन 15 स्टूडेंट्स ने वो किताब ढूंढ ली, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एबल टू लोकेट सुटेबल मटेरियल। फिर 10 मिनट में कितने बच्चों ने ढूंढी, तकरीबन 25 बच्चों ने 10 मिनट में वो किताब ढूंढ ली। इसी तरह 15 मिनट में के अंदर अंदर 15 मिनट के दौरानिया के अंदर अंदर तकरीबन 40 के करीब बच्चों ने किताब ढूंढ ली। इसी तरह 30 मिनट के अंदर अंदर तकरीबन 50-60 के करीब बच्चों ने वो किताब ढूंढ ली। सो क्या हुआ कि इसमें हमारा सारा का सारा डाटा जो है वो एक कर्व की सूरत में, और इस कर्व से हम अगर देखा जाए तो हम दोबारा एक टेबल भी जनरेट कर सकते हैं, और टेबल से भी कर्व बना सकते हैं, और इससे हम डाटा रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम डाटा रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं जी, हम एज अ पाई चार्ट कर सकते हैं। पाई चार्ट क्या है, वो एक सर्कल है
सर्कुलर है और इसको हमने सेक्टर्स में डिवाइड किया हमें। सेक्टर्स क्या हैं? ये त्रिकोण जो कि दो साइडों से त्रिकोण है और एक साइड से कर्व है, जैसे कि एक पिज्जा की स्लाइस होती है, तो हम इसको सेक्टर कह लें। अब इस पाई चार्ट में अगर देखा जाए, हम टोटल पाई चार्ट का जो एरिया है इसको 100% कहते हैं। तो अगर आप एक कंट्री में हम सर्वे करते हैं तमाम स्पोर्ट्समैन का कि वो क्या क्या गेम्स खेलते हैं, तो हमने देखा कि 27% जो लोग हैं वो स्विमिंग करते हैं, 30% जो है वो फुटबॉल या सॉकर खेलते हैं, ट्रैक 100 मीटर्स रेसेस जो होती हैं, 200 मीटर्स मैराथन, ट्रैक रेसेस तकरीबन 20% लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, और टेनिस जो खेलते हैं वो सिर्फ 12% हैं, और जो जिम्नास्टिक करते हैं वो 11% है। अगर इन सब को ऐड किया जाए तो ये 100 बनता है। अब टोटल जो हमने सैंपल था डाटा का वो 1 लाख लोग भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, मगर हमने उसको किस में रिप्रेजेंट किया? पाई चार्ट में और परसेंटेजेस वाइज। तो परसेंटेज तो ज़्यादा टोटल 100 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने वो परसेंटेजेस यहाँ पे लिख ली। तो पाई चार्ट में भी डाटा रिप्रेजेंट होता है, और ये काफ़ी बिजनेस में ये ग्राफ्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये चार्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर देखा जाए तो एक और एग्जांपल आप सोचिएगा कि सब लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो एक मोबाइल फ़ोन में आप जब यूज़ करते हैं, आप 100 रुपये का जब कार्ड लोड करते हैं, जो भी आपका बैलेंस आता है आफ्टर टैक्स डिडक्शन, उसमें से आप कितने पैसे एसएमएस में ज़ाया करते हैं और कितने पैसे आप फ़ोन कॉल पे यूज़ करते हैं, तो उसका भी पाई चार्ट बन सकता है। और कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? कंपनी ये देखना चाहेगी कि मुझे एसएमएस की फैसिलिटी महंगी करनी चाहिए या कॉल की महंगी करनी चाहिए, ताकि मेरा रेवेन्यू मैक्सिमम हो, प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो, या किस चीज़ को पैकेज देने चाहिए। तो अगर फिर फर्दर अगर मैं देखा जाए तो एसएमएस में कि लोग किस वक्त ज़्यादा एसएमएस करते हैं, मॉर्निंग टाइम में करते हैं, सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक कितने एसएमएस होते हैं, 9 से 12 बजे तक कितने होते हैं, 12 से शाम 3 बजे तक। इस तरह के पूरे दिन को 24 घंटों को हम 3-3 घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर लें तो उसका भी पाई चार्ट बन सकता है। तो पाई चार्ट काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देता है। फिर एक और है स्टेम एंड लीफ प्लॉट। Stem and leaf plot are a method for showing the frequency with which certain classes of values occur. इसमें हम एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। हमारे पास ये वैल्यूज हैं 12, 13, 21, 27, 33, 34, 35, 37, 40, 40, 41। अब हम इसको डिवाइड 2 हिस्सों में कर लेते हैं। जो 10th डिजिट है यानी कि 12 है, तो 12 कैसे बनता है? 10 जमा 2 से। इसी तरह 21 क्या बनता है? 20 जमा 1 से। तो हम लेट से हम पहला जो डिजिट है उसको हम स्टेम कह लेते हैं और जो दूसरा डिजिट है उसको लीफ कह लेते हैं। तो 1 के साथ अगर देखा जाए, इसको मैं स्टेम लिखूं तो लीफ कितने हैं? 2 भी है और 3 भी है। इसी तरह 20 वाले का जो 2 है वो यहाँ पे लिख लिया, और इसके साथ लीफ क्या है? 1 है, 7 है। 30 के साथ लीफ क्या है? 3, 4, 34, 35, 37। सिमिलरली 4 वाला जो स्टेम है 40, 40, 41। इस डाटा में खूबसूरती है कि हमें टोटल नंबर्स भी पता चल रहे हैं कि 10s में कितने हैं, 20s में कितने हैं, 30s में कितने हैं और 40s में कितने हैं, और कौन कौन से मौजूद हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि 20s में कौन से हैं, तो इट इज 21 एंड 27। The stem is the left hand column which contains the 10th digit. The leaves are the list in the right hand column showing the 1st digit for each of the 10s, 20s, 30s and 40s. स्टेम एंड लीफ प्लॉट को हम आगे फिर यूज करेंगे।
बार चार्ट या हिस्टोग्राम। A bar chart or bar graph is a chart with rectangular bars with length proportional to the values they represent. The bar can be plotted vertically or horizontally. A vertical bar chart is sometimes called a column bar chart. ये देखें, ये एक एग्जाम्पल का बार चार्ट है कि क्या है, एजेस ऑफ पीपल एट फैमिली रीयूनियन। लेट से एक शादी का फंक्शन था या ईद की एक रीयूनियन थी, पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी। तो हमने उसमें ये देखा, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस पे देखें तो एज लिखा हुआ है यहाँ पे, एजेस। तो हमने देखा 0 एज से, यानी कि बहुत छोटे बच्चे से लेके 9 इयर्स तक कितने बच्चे, 10 साल से 19 साल तक कितने लोग आए थे, 20 से 29 साल, इसी तरह हम 80 से 89 इयर्स तक हम गए, इससे आगे हमने नहीं बनाया। तो हमने देखा कि 0 से 9 तक तकरीबन 8 लोग मौजूद थे, 10 से 19 तक हमारे पास 10 लोग मौजूद थे। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन क्या थी, जो लोग जो 20 साल से 29 साल तक की उम्र में थे वो 18 लोग मौजूद थे। इसी तरह 30 से 39 साल तक अबाउट 15 लोग मौजूद थे। तो ये बार चार्ट भी काफी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है और हम इससे फर्दर एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो अब अगर आप थोड़ा सा बैक ट्रैक करें तो हम कर क्या रहे थे, अभी हम डाटा रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे कि हमने डाटा अगर कलेक्ट कर लिया है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर्स में करेंगे, ग्राफ्स में करेंगे। तो नंबर्स वाला भी देख लिया हमने, अब हम ग्राफ्स वाला देख रहे थे। ग्राफ्स में हमने पाई चार्ट भी देख लिया, कर्व भी देख लिया, और अब हम वापस आ गए कि बार चार्ट पे। तो हम हर ग्रुप के साथ हमने एक बार बना दी वर्टिकल, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये बार हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, तो सिर्फ एक्सिस आप चेंज कर लेंगे, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब अगर मैं समरी पेश करूं डाटा रिप्रेजेंटेशन की, तो डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली तो हमें सबको समझ आता है, नंबर्स हैं। डाटा को ग्रुप किया जा सकता है और टेबल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और डाटा को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, कर्व्स में, पाई चार्ट में, स्टेम एंड लीफ प्लॉट में और बार चार्ट में या हिस्टोग्राम में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम डाटा रिप्रेजेंटेशन की एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। तो वही डाटा हमारे पास 78 से लेकर 99 के दरमियान हमारे पास वैल्यूज हैं। हम इसी डाटा को अब स्टेम एंड लीफ प्लॉट में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर देखा जाए 70s में 7 के लिए हमारे पास लीफ जो है वो 8 है, 78 बन जाता है। फिर 80 में 1 3 4 6 7 7 9 9 9 और 9 है। तो 80s में हमने जो ग्रुप बनाया था पहला 80 से 84 तक, उसमें वो 81, 83 और 84 है मौजूद है। और फिर दूसरा ग्रुप जो था हमारा वो था 85 से 89 तक, उसमें 86 भी मौजूद है, 87 भी मौजूद है, फिर 87 2 दफ़ा, फिर 89 4 दफ़ा मौजूद है। तो वो हमने सारा यहाँ पे लिख लिया। इससे आगे चलते हैं। फिर 90s में 90 से 94 तक जो हमारे पास स्टेम अब 9 ही रहेगा, और 90 भी मौजूद है और 91 भी मौजूद है। सिमिलरली फिर 95 से लेके 99 तक हमारे पास सिर्फ 99 मौजूद है। तो इसमें अगर आप देखें स्टेम में 8 जो है 2 दफ़ा आया है स्टेम, इसी तरह 9 भी 2 दफ़ा स्टेम आया है। ये डिपेंड करता है आपने ग्रुपिंग कैसे की है। तो हमारी ग्रुपिंग जो थी वो, क्योंकि हमने 10 नंबर्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक जैसे 80 से 84 तक और फिर 85 से 89 तक, तो वो यहाँ पे भी स्टेम और लीफ प्लॉट में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब इसको फर्दर इस डाटा को एनालाइज करते हैं हम। इसमें
हम काउंट करते हैं हाउ मेनी लीव्स अ सर्टेन स्टेम हैज. वी राइट दैट नंबर इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम एंड कॉल इट एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी. तो कितनी दफा एक ग्रुप में नंबर रिपीट हुआ, जैसे कि 70 से लेके 74 तक या 75 से लेके 79 तक कितने नंबर्स आए और कितनी दफा आए. तो अगर देखें स्टेम नंबर 7 जो था उसमें सिर्फ एक लीव है विच इज 8 और टोटल नंबर क्या था 78, जो कि आपको डाटा में भी नजर आ रहा होगा. तो एक लीव था तो हमने एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी इसके लिख ली 1 विच गिव्स मी कि हाउ मेनी टाइम्स हमारा ग्रुप नंबर 1 विच वाज फ्रॉम 75 टू 79 उसमें कितने नंबर्स हैं 1 है. फिर 80 से 84 तक 3 थे तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया. फिर 85 से लेके 89 तक हमारे पास 7 डिजिट थे, 7 वैल्यूज थी, वो हमने यहाँ पे लिख ली. फिर 90 से 94 तक सिर्फ 2 वैल्यूज थी, वो हमने लिख ली. और फिर 95 से 99 तक हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू थी जो कि 99 वाली थी, वो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया. अब अगर आप देखें तो ग्रुप 1 में एक वैल्यू है, ग्रुप 2 में 3 है, ग्रुप 3 में 7 है, ग्रुप 4 में 2 हैं, ग्रुप 5 में एक वैल्यू है. ये तो होगी उनकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज. तो अगर कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को मेजर करना हो तो फाइंड द कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, वो क्या है कम्युलेट करने, हमने इसको ऐड करना है. वी ऐड अप द एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज अप टू द लाइन ऑफ द लीफ. डाटा को बार देखिएगा दोबारा से, वही डाटा है ओरिजिनल वाला, उसके हमने पहले 5 ग्रुप्स बना लिए थे, जो कि अगर आप ये पहले 2 कॉलम्स देखें राइट हैंड साइड पे, अगर आप देखें तो 2 कॉलम्स हैं आपके पास, ग्रुप और नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ये तो ओरिजिनल हमारा स्टेम एंड लीफ प्लॉट था. फिर हमने इसमें एक कॉलम ऐड किया विच वाज ये एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, जिसमें ग्रुप 1 जो था वो 1 दफा रिपीट हो रहा था, ग्रुप 2 3 दफा, ग्रुप 4 7 दफा, ग्रुप 4 2 दफा और ग्रुप 5 1 दफा. तो ये एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी होगी. अब हम कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल, के 78 से पहले तो कोई वैल्यूज नहीं थी तो यहाँ पे 1 ही रहा, यही नंबर 1 यहाँ पे मूव हो गया. नेक्स्ट जो है सेकंड ग्रुप में हमने ये वाला 1 और जो इस सेकंड ग्रुप की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है जो कि 3 है, 81 83 84 3 वैल्यूज थी सेकंड ग्रुप में, उन सब को यहाँ पे 3 आया, उसको और जो पिछले ग्रुप की वैल्यूज थी उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 4 लिख लिया. तो ये इसकी कम्युलेट कर रहे हैं, हम पिछली वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं. तो कम्युलेटिव 4 बन गया. नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 4 और इस 7 को ऐड करेंगे कि तीसरे ग्रुप में तक जो कम्युलेट हुई एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी 11. फिर चौथे ग्रुप में वह कम्युलेट हुई तो 11 + 2 13. सिमिलरली 13 + 1 14. आप इस एग्जाम्पल को दोबारा से खुद चेक करने की कोशिश करें और देखिएगा कि हम कहाँ से शुरू हुए थे. हमारे पास ये पूरा एक डाटा था ओरिजिनल, हमने उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर क्या था, लोएस्ट से हाईएस्ट में अरेंज किया. फिर हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने ग्रुप्स बना लिए, इसके पूरे डाटा को हमने ग्रुप डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. और ग्रुप डाटा के में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या था कि हमने 74 से शुरू हुए 79 तक, 75 से 79 तक पहला ग्रुप बनाया, 80 से 84 तक सेकंड ग्रुप, 85 से 89 तक थर्ड ग्रुप
90 से 91 तक, 94 तक फोर्थ ग्रुप, एंड 95 से 99 तक फिफ्थ ग्रुप बनाया। फिर हमने देखा हर ग्रुप में कितनी कितनी वैल्यूज मौजूद हैं। तो जब स्टेम एंड लीव प्लॉट ग्रुप हमने ग्राफ बनाया, उसमें हमने लिखा 7 में 78 मौजूद है, 8 में 1 2 3 81 83 और 84 मौजूद है, फिर 86 87 87 89 89 89 89 मौजूद है, फिर 90 से लेके 94 वाले ग्रुप में 90 और 91 मौजूद है, और फिर 95 से 99 वाले में सिर्फ 99 मौजूद है। तो इस ग्राफ को अगर हम देखें तो हमने जब ये वैल्यूज काउंट की, कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 1 था, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, 1 3 4 था, 3 लिख लिया, यहाँ पे 7 वैल्यूज थी, हमने 7 लिख लिया, फिर 2 थी, 2 लिख लिया, फिर 1 थी और 1 लिख लिया। इसके बाद ये हो गया इनकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी कि ये कितनी दफा रिपीट हुई। टोटल डाटा कितना हुआ हमारे पास अगर देखा जाए तो 1 और 3 4, 7 11, 2 13 और 14। तो हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा था उसमें 14 वैल्यूज थी। 14 में से ग्रुप 1 कितनी दफा आया, 1 दफा। ग्रुप 2 की वैल्यूज कितनी दफा आई, 3 दफा। ग्रुप 3 की 7 दफा, ग्रुप 4 की 2 दफा, और ग्रुप 5 की 1 दफा। इन वैल्यूज को आप यूज कर सकते हैं टू प्लॉट द बार चार्ट और हिस्टोग्राम। तो होगा ग्रुप डेटा और एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी से अलावा एक और कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी होती है, जो क्या करती है, हम जिस ग्रुप में बैठे हैं उस ग्रुप को इंक्लूड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना रिपीट हुआ, या यूं कह लें कि दूसरा ग्रुप जो था वो 85 से 89 तक था, तो 89 तक टोटल वैल्यूज कितनी हैं, स्टार्ट से लेके 89 तक, तो वो कितनी वैल्यूज हुई, 4। तो एक ये थी 78 वाली, फिर 81 83 84, इन तमाम को ऐड किया तो 4 वैल्यूज बनी। तो वो नंबर कैसे निकलता है कि ग्रुप 1 का कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और ग्रुप 2 का, दोनों को ऐड करें एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को, तो वो 4 बनता है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 ये वाली और 7 जो अगले ग्रुप की मेंबर्स हैं उन सबको ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा। और इस तरह से हमारे पास ये टोटल वही नंबर आ गया। एंड में कितने होंगे, हाईएस्ट नंबर तक वो टोटल 14 हमारे पास जो वैल्यूज थी वो सारी आ गई। एंड दिस लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है वो कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है। तो individual entries of leftmost column in stem and leaf plot are called cumulative absolute frequency, CAS. That is the sum of the absolute frequencies of values up to the line of the leaf, कि उस लीफ तक कितनी वैल्यूज टोटल हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पिछले टेबल में 11 था, shows that there are 11 values in the data not more than 89, यानी कि 78 से डाटा शुरू हुआ था और 89 तक कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं, उसमें कितने नंबर्स आए हैं, 11 आए हैं। अगर हम इस कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर जो कि 14 था हमारा, उससे डिवाइड करें तो हमारा जवाब जो आता है उसको हम कहते हैं कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से भी हम प्लॉट बना सकते हैं, हिस्टोग्राम भी और बार चार्ट भी बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने कोर्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको सारा कुछ बता दिया। कुछ बुक्स रिकमेंड की हैं आपके लिए, आप उन बुक्स को हासिल कर लें, डाउनलोड कर लें और कोर्स के साथ साथ उसको रीड करें। फिर हमने स्टैटिक्स,
स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे बात की कि सबसे पहले कि स्टैटिस्टिक्स चाहिए क्यों हमें, कहाँ कहाँ चाहिए थी हमें, हमें इंजीनियरिंग में भी चाहिए होती है, नेचुरल साइंसेज में भी चाहिए होती है और गवर्नमेंट के प्लानिंग के लिए भी चाहिए होती है। उसके बाद हमने जो डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं कि कौन कौन के हाउ टू कलेक्ट द डाटा। फॉर एग्जांपल हमने दी थी आपको ट्रैफिक लाइट की कि एक ट्रैफिक इंटरसेक्शन है, वहाँ पे हमने डाटा कलेक्ट कैसे करना है। अगर वो डाटा कलेक्ट हो गया तो उसको हमने फिर स्टोर कैसे करना है और दूसरों के लिए रीड करने के लिए रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो उसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन में क्या था कि हम उसको एज टेबल भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, एज नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, एज कर्व्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एज ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ग्राफ में हमारे पास बार चार्ट भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है, कर्व्स भी हो सकती हैं। आप ये जितने ग्राफ्स यहाँ पे बने हुए हैं ये सारे एक्सेल में भी बन सकते हैं। आप एक्सेल की वर्कशीट निकाल के उस पर ये डाटा एंटर करके आप उनसे ग्राफ बनाने का सीख लीजिएगा और उसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं और हेल्प यूज़ करते हुए आप ग्राफ भी बना सकते हैं और उस ग्राफ में फर्दर चीज़ें भी हम फर्दर अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।